हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सबका एक बार फिर से सिविल सर्विस स्क्वायर में। मैं अवनीश विनोदानंद पाठक आप सबका स्वागत करता हूं। देखिए दोस्तों, अभी तक हमने पढ़ा है पुर्तगीज़ और डच के बारे में, लेकिन जो कुछ थोड़ी बहुत हमने यहाँ पर चीज़ें छोड़ दी हैं वो ये है कि जो प्रिंटिंग प्रेस मैंने कल बताया था कि वो लाए थे, पुर्तगीज़ लाए थे। साथ ही साथ दोस्तों ये थोड़ा सा है कि कलाई घड़ी जो है, कलाई घड़ी जिसे आप इंग्लिश में रिस्ट वॉच कहते हैं, वो पोर्तुगीज लाए थे। फिर अगर बात करें हम यांत्रिक घड़ी की, काजू। जी हाँ दोस्तों, ये कई बार पूछा जाता है कि काजू बादाम, काजू बादाम। फिर मूंगफली, मूंगफली, काजू बादाम मूंगफली। तंबाकू मैंने कल बताया था आपको। लीची भी दोस्तों, लीची, जिसके लिए बिहार का मुजफ्फरपुर शहर जाना जाता है। ये टमाटर हो गया, टमाटर और अनानास, ये सारे लाए थे पोर्तुगीज। तो आप इस पॉइंट को नहीं भूलेंगे, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। कभी कभी सवाल सीधे पूछ लिया जाता है। जैसे कल मैंने लिखाया था आपको कि मक्का जो है, आपने देखा था कि मक्का पोर्तुगीज लाए थे। तो लीची, टमाटर, अनानास, बादाम, मूंगफली और काजू, ये भी पोर्तुगीज लाए थे। वहीं अगर डच की हम बात करते हैं तो थोड़ा सा डच में यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि डच जिन चीज़ों में डील करते थे, आपने देखा था कि लास्ट में डच सिर्फ मसालों में डील करने लगे और वो इंडोनेशिया की तरफ मूव कर गए थे। तो डच डील करते थे काली मिर्च में, काली मिर्च में, काली मिर्च के साथ साथ वो डील करते थे नील में, नील, काली मिर्च के साथ नील। फिर अफीम, जिसको इंग्लिश में ओपियम कहते हैं, सिल्क और वस्त्रों में। तो ये जो कल के पॉइंट थे, इनमें से कुछ मुझे और ऐड करने थे कि किस तरह से पोर्तुगीज क्या क्या लाए थे और डच क्या क्या चीज़ों में डील करते थे, क्योंकि ये कई बार सवाल पूछा गया है। और अगर हम डच के फैक्ट्रीज की बात करें तो मछलीपट्टनम, पुलिकट और नागपट्टनम में इनकी फैक्ट्री थी। दोस्तों, इन सब के बाद अब हम आगे चलेंगे। जो हमारे मेन यूरोपियन, जिसको हम कह सकते हैं कि जो मेन यूरोपियन जो भारत में आए और उन्होंने हम पर राज किया, बहुत लंबे टाइम तक हमारी राजनीति को प्रभावित किया, वो थे अंग्रेज। जी हाँ, इंग्लिश पीपल या ब्रिटिश पीपल। तो दोस्तों, आइए पढ़ते हैं इसको, इस शॉर्ट नोट्स को। मैं आपको फिर बता दूं कि ये जो शॉर्ट नोट्स है वो लूसेंट बुक प्लस स्पेक्ट्रम को मिक्स करके इस तरह से बनाया गया है कि इंपॉर्टेंट जो भी फैक्ट हैं, लूसेंट में कहानी का अभाव होता है और स्पेक्ट्रम बहुत बड़ी बुक है, तो इन दोनों से हम निकाल के आपके लिए लाए हैं इस तरह से कि आपको याद भी हो जाए और एक कहानी की तरह दिमाग में बनती चली जाए। तो आइए शुरू करते हैं आज हम इंग्लिश से। दोस्तों, 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू ईस्ट इंडीज नाम से ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। देखिए, हम शॉर्ट में भले ही उसे ईस्ट इंडिया कंपनी कह देते हैं, पर उसका पूरा नाम है द गवर्नर एंड कंपनीज ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू ईस्ट इंडीज। हालांकि इसका नाम अगर आपको मिलान करने कभी आता है कि डच फैक्ट्री कौन थी, पोर्तुगीज थी, मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया है। तो इंग्लिश का यहाँ पर आप ईस्ट इंडीज से समझ जाएंगे। यह एक निजी कंपनी थी। जी हाँ, ये निजी होना इसका इतना इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि आप बाद में देखेंगे जब इनकी राइवलरी फ्रेंच से होगी और जब फ्रेंच कंपनियों को ये डाउन करते जाएंगे तो उनमें इनका प्राइवेट होना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। क्योंकि आप भी जानते हैं, प्राइवेट होने के लिए होने के साथ साथ डिसीजन जल्दी जल्दी लिए जाते हैं, चाहे वो वार के डिसीजन हो या डेवलपमेंट के। प्रारंभ में इनका नाम मर्चेंट एडवेंचर था, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। और इस कंपनी में टोटल जो शेयर होल्डर्स थे, आप जानते हैं प्राइवेट कंपनी थी, वो 217 थे। देखिए, इसके विपरीत जो फ्रेंच कंपनी थी ना, फ्रेंच कंपनी गवर्नमेंट के अंदर थी। तो आप देखेंगे कि फ्रेंच कंपनी के ऑर्डर आने में और उस ऑर्डर को एग्जीक्यूट होने में इतना टाइम लगता था, तब तक इंग्लिश इनको मार के आगे बढ़ जाते थे। वो इनकी एक जो है खामियों में से एक था। महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने
महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने कंपनी को पूर्वी देशों से व्यापार करने के लिए 15 वर्षों का एकाधिकार प्रदान किया। यह महारानी एलिजाबेथ के पास गए कि हम ऐसे ऐसे पूर्वी देशों में व्यापार करना चाहते हैं, आप हमें लाइसेंस दीजिए। तो 15 वर्ष का एकाधिकार मतलब यही कंपनी जाएगी। कालांतर में इसे 20-20 वर्षों के लिए बढ़ाया जाने लगा। देखिए, जब 15 वर्षों का पहली बार लाइसेंस मिला तो कह सकते हैं ये हिट एंड ट्रायल के हिसाब से था कि चला तो चला, नहीं तो कोई नहीं। लेकिन बाद में जब यहाँ से बहुत ज़्यादा फायदा होने लगा तो धीरे 20-20 वर्षों का इनको जो है एक्सटेंशन मिलता चला गया। ये आप आगे पॉलिसीज में पढ़ेंगे। आइए शुरुआत करते हैं। 1608 ईस्वी में मैंने आपसे बताया था कि 1608 में इंग्लिश भारत आए थे। कैप्टन हॉकिंस सम्राट जेम्स का राजदूत भारत आया। ये बहुत इंपॉर्टेंट नाम है अंग्रेजों के लिहाज से कि कैप्टन हॉकिंस जो है वो सम्राट जेम्स का प्रथम राजदूत था। ये सम्राट जेम्स प्रथम का राजदूत था, ये भारत आया। ये 3 वर्ष आगरा में रहा। फारसी भाषा का जानकार, देखिए अंग्रेज बहुत स्मार्ट लोग थे। अंग्रेजों ने क्या किया, एक ऐसे व्यक्ति को भेजा जिसको कम्युनिकेशन में दिक्कत ना हो। उस टाइम यहाँ पर मुगल्स थे, तो कम्युनिकेशन के लिए फारसी भाषा का जानकार होना बहुत ज़रूरी था। और साथ ही साथ अगर वो फारसी जानता है तो वो यहाँ के जो पब्लिक के सेंटीमेंट है वो उनको भी कैच करके लेके जाके इंग्लैंड में बताएगा कि हाँ ये करने से हम वहाँ कंट्रोल कर सकते हैं। तो अंग्रेज शुरू से ही बहुत चालाक थे। यूरोपियंस में मुझे सबसे बेवकूफ़ पोर्तुगीज़ लगे क्योंकि वो ज़बरदस्ती धर्मांतरण करवाने लगे, और वहीं अगर सबसे शार्प लगे तो वो इंग्लिश लगे। आगे आप जब आप फ्रेंच पढ़िएगा तो आपको ये समझ में आएगा कि मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ। जहांगीर ने 400 का मनसब भी दे दिया। उस टाइम मनसबदारी चलता था मुगल के जमाने में, तो 400 का मनसब दिया। सूरत के व्यापारियों के विरोध, देखिए पुर्तगाली पहले से यहाँ पर इंडिया में थे। अब सूरत जब इंग्लिश आए तो पुर्तगालियों को तो पता था ये भी बिजनेस करने आए, और इनको पहले से पता था अगर इनको नहीं रोका गया तो ये कंट्रोल कर लेंगे। तो कह रहा है कि सूरत के व्यापारियों के विरोध यानी पुर्तगालियों के प्रेरित किए जाने वाले विरोध के कारण व्यापारिक रियायतें प्राप्त करने में असफल रहा। देखिए, किसी का एस्टेब्लिश बिजनेस है, कोई उस फील्ड में माहिर है, वो उस फील्ड को कंट्रोल कर रहा है, आप तुरंत आके वहाँ कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। तो सब कुछ अच्छा रहा लेकिन कंट्रोल करने नहीं दिया पुर्तगालियों ने। लेकिन इन्होंने सूरत में अपनी पहली व्यापारिक कोठी का निर्माण किया। तो अंग्रेजों की पहली कोठी कहाँ बनी? सूरत में। फिर 1611 ईस्वी में मसूलीपट्टनम यानी पूर्वी तट पर एक व्यापारिक कोठी। अगर आप भारत के नक्शे को देखेंगे, मान लीजिए ये भारत का नक्शा है समहाउ, तो अगर यहां सूरत है कहीं तो यहां कहीं मसूलीपट्टनम है। आप देख रहे हैं पहले इन्होंने इस फ्रंट को कंट्रोल किया, फिर इस फ्रंट पे लगाया। देखिए तरीका यही था, ये धीरे 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 इनको पता था कंट्रोल करना कैसे। और फैक्ट्री कुछ नहीं था, हमें लगता है फैक्ट्री क्या कोई निर्माण की इकाई थी? नहीं। अंग्रेजों के ज़माने में जो फैक्ट्री वर्ड है ना, कुछ नहीं है, उसे आप स्टोर हाउस समझ लें। उसे आप सीधा सीधा स्टोर हाउस समझ लें कि हाँ भाई, स्टोर हाउस या वेयर हाउस जो कह सकते हैं आप, यहाँ पर ये कच्चे माल ले जाके रखते थे। फिर एक टाइम होता था जब इनके बड़े बड़े जहाज फेरी लगा के समंदर में आते थे और यहाँ से सामान लेके इंग्लैंड चले जाते थे। बस इतना वर्ड है इस फैक्ट्री का मतलब। फैक्ट्री से हमें बहुत बड़ा बड़ा मीनिंग नहीं लेना है, बस छोटा सा वर्ड है। अब देखिए 1615 ईस्वी में सर टॉमस रॉ दूसरा ब्रिटिश राजदूत आया। अजमेर में जहांगीर के दरबार में ये भी पेश हुआ। गुजरात के गवर्नर खुर्रम शाहजहां से व्यापारिक रियायतें प्राप्त करने में सफल रहा। तो व्यापारिक रियायतें जो है 1615 ईस्वी में ये प्राप्त करने में सफल रहा। अब 1632 में एक ऐसी घटना घट गई ना कि गोलकुंडा के सुल्तान से इसे गोल्डन फरमान मिल गया, यानी सुनहरा फरमान। अब ये क्या था? 500 पगौड़ा सालाना कर देकर गोलकुंडा राज्य के बंदरगाहों से व्यापार करने की अनुमति। देखिए समहाउ ये इतना ज़्यादा एफर्ट लगा रहे थे ना, पहले हॉकिंस आया फिर टॉमस रो, ये सिर्फ एक चीज़ के लिए आ रहे थे कि हमें किसी तरह व्यापार करने की इजाज़त दे दी जाए। हालांकि अभी तक उनकी कोई राजनीतिक मंशा थी ये क्लियर नहीं हुआ है, लेकिन ये क्लियर था कि इन्हें भी व्यापार करना था। वहीं अगर 1639 ईस्वी की बात करें तो चंद्रगिरी के राजा से चेन्नई नामक गांव लेकर, जी हां चेन्नई, जो मद्रास हुआ उसका नाम दोबारा चेन्नई हुआ, लेकिन उसका पहले नाम भी चेन्नई नामक गांव ही था। चंद्रगिरी के राजा से चेन्नई नामक गांव लेकर मद्रास की स्थापना की। और मद्रास के संस्थापक का नाम फ्रांसिस डे था। ये मद्रास के संस्थापक थे, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यहां पर फोर्ट
फोर्ट सेंट जॉर्ज का निर्माण करवाया। देखिए, आपको एक दो फोर्ट और मिलेंगे और आपको ये सारे फोर्ट अच्छे से याद कर लेने हैं, क्योंकि इनसे डायरेक्ट क्वेश्चन होता है। मान लीजिए 3 फोर्ट दिए रहेंगे, 3 जगह का नाम दिया रहेगा, ये यहाँ का है, ये यहाँ का है, ये यहाँ का है। आपको ये हमेशा अपने दिमाग में क्लियर रखना है कि कौन सा फोर्ट कहाँ पर और किसने किस शहर का निर्माण करवाया था। 1651 ईस्वी में ग्रेवियन वॉन्टन शाह सुजा से बंगाल का जो गवर्नर था, कंपनी के लिए फरमान प्राप्त करने में सफल रहा। आप देखिए 1651 में इन्हें बंगाल का भी मिल गया। ब्रिजमैन ने हुगली में बंगाल की प्रथम व्यापारिक कोठी स्थापित की। अब देखिए फिर वही बात है, एक बार बंगाल, मछलीपट्टनम और सूरत, एक तरह से आप देखिए तो ये कंट्रोल धीरे 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 बढ़ाते जा रहे हैं, अपना व्यापारिक कंट्रोल, न कि राजनीतिक कंट्रोल। 1661 ईस्वी की अगर हम बात करें तो इंग्लैंड के सम्राट चार्ल्स द्वितीय की शादी पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन से हुई तथा बंबई दहेज के रूप में प्राप्त हुआ। देखिए, ये भी बहुत स्मार्ट मूव था इंग्लिश पीपल का कि बंबई इनको चाहिए था, क्योंकि बंबई एक तटीय शहर था, वहां से आसान होता माल ले जाना, और वो था तब तक पुर्तगालियों के कंट्रोल में, तो इन्हें चाहिए था बंबई शहर। तो इस शादी से बंबई दहेज के रूप में प्राप्त हुआ और 1668 में 10 पौंड वार्षिक किराए पर बॉम्बे कंपनी को मिल गया। कंपनी यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी। अब गैरोल्ड अंगियार नाम के एक जो है उस अंग्रेज के ऑफिसर थे जो बंबई के संस्थापक हुए, यानी बंबई शहर का संस्थापक कोई पूछेगा तो आप बताएंगे गैरोल्ड अंगियार। अब 1698 ईस्वी में क्या हुआ कि 3 शहर सुतानाती, कलिकता व गोविंदपुर, एक्चुअली ये शहर नहीं, ये उस टाइम तो गांव थे, की जमींदारी 12,000 रुपए में खरीदी गई और जॉब चार्नोक महोदय ने इसे कलकत्ता के रूप में विकसित किया। यानी इस जॉब चार्नोक ने कलकत्ता और गैरोल्ड अंगियार ने बंबई की स्थापना की। ये पूछा जाता है, इसीलिए मैं बार बार इस पे एम्फसाइज कर रहा हूं। अब फोर्ट विलियम, मैंने आपको ऊपर फोर्ट सेंट जॉर्ज बताया था, फोर्ट विलियम की यहां पर स्थापना की। चार्ल्स आयर इसका प्रथम गवर्नर बना। अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट साल 1717। देखिए, जॉन सरमन के नेतृत्व में व्यापारिक मिशन, मैं अगेन कह रहा हूं अभी राजनीतिक कोई मंशा नहीं है, क्योंकि अभी ब्रिटिश आए हैं, उन्हें तो अभी पता भी नहीं है कि हमारे यहाँ का राजनीतिक परिप्रेक्ष्य है क्या। जॉन सरमन के नेतृत्व में व्यापारिक मिशन मुगल बादशाह फरुखसियर से मिला। मिशन के सदस्य डॉक्टर विलियम हैमिल्टन ने फरुखसियर का उपचार किया। देखिए हुआ क्या, फरुखसियर जूझ रहे थे उस टाइम जॉन्डिस से, और जो डॉक्टर विलियम हैमिल्टन थे उन्होंने इनका इलाज किया और यहां पर पलट गई बाजी। यहां पर बाजी ऐसे पलटी कि सेवा से खुश होकर फरुखसियर ने ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए निम्न सुविधाओं का फरमान जारी किया। निम्न सुविधाएं मतलब सुविधाओं की लिस्ट थी। ये जो इलाज था ये इतना कारगर साबित हुआ कि बंगाल में कंपनी को 3,000 रुपया वार्षिक देने पर निःशुल्क व्यापार का अधिकार यानी कि दस्तक मिल गया। 10,000 रुपया वार्षिक कर के बदले सूरत में निःशुल्क व्यापार। कंपनी की बंबई टकसाल के सिक्कों को मान्यता। देखिए, सिक्के छपते हैं जहां पर सिक्कों का निर्माण होता है, निर्माण इकाई को टकसाल कहते हैं, और कंपनी ने बंबई में एक सिक्के के निर्माण की इकाई का निर्माण किया था। अब वहां पर क्या हुआ कि वहां की सिक्कों को वैधता यानी मान्यता दे दी गई गवर्नमेंट द्वारा, जो कि उस टाइम फरुखसियर के अंडर में था, और कलकत्ता के आसपास जमींदारी खरीदने का अधिकार। तो एक तरह से आप देखिए तो इस एक जॉन्डिस के इलाज ने डॉक्टर साहब ने पूरा का पूरा खेल ही पलट दिया। तो इसीलिए कहते हैं कि मुगल जो है छोटी चीज़ों से खुश होके, हालांकि देखिए मेन बात क्या है कि उस टाइम यहाँ पर मेडिकल सुविधाएं थी नहीं और वो जिससे जूझ रहे थे उससे निकलना आसान नहीं था, शायद इसीलिए ऐसा हुआ। इतिहासकार ओमर्स कहते हैं, ओम्स, कंपनी का इसे महाधिकार पत्र मैग्ना कार्टा ऑफ द कंपनी। अच्छा, मैग्ना कार्टा क्या होता है देखिए मैं बताता हूँ। मैग्ना कार्टा किसी चीज़ का जब कोई बहुत इंपॉर्टेंट बहुत हैवी डॉक्यूमेंट निकलता है जिसमें बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें हों, तो उसे ब्रिटिश राज्य में यानी कि वहां इंग्लैंड में मैग्ना कार्टा कहा जाता था। तो उसी मैग्ना कार्टा की संज्ञा दे दी इस चीज को ओम्स ने, इस फरमान को जो फरुखसियार ने 1717 में दिया था। एक नोट की बात है कि जॉन मिडन हॉल जो है भारत आने वाला प्रथम अंग्रेज था। तो देखिए दोस्तों, अभी तक जो भी आपने अंग्रेजों के बारे में पढ़ा कि कैसे कैसे उन्होंने कोठी स्थापित की, कहाँ कहाँ स्थापित की, कैसे कैसे क्या हुआ, कैसे कैसे किस नीति के तहत वो, अभी तक इन्होंने जरा सा भी अपनी राजनीतिक मंशा को स्पष्ट नहीं किया है, क्योंकि अभी वो राजनीति समझने के लिए यहाँ पर, अभी तो वो फैक्ट्री खोल के बैठे हैं,
थोड़ा बहुत मछलीपट्टनम में, सूरत में, बंगाल के हुगली में। अच्छा, हुगली के बारे में कहा जाता है, अगर आप आगे आएगा तो पढ़ेंगे, कि हुगली जो है अवैध व्यापार का अड्डा बन चुका था पुर्तगालियों का। मैंने आपसे पहले भी कहा था कि पुर्तगाली सबसे पहले आए और सबसे बाद गए, तो बीच बीच में आपको पुर्तगालियों से मुलाकात होती रहेगी। अच्छा, ये तो रही इंग्लिश की बात। अब आते हैं फ्रेंच पे। देखिए, फ्रांसीसी कंपनी गवर्नमेंट के अंडर की कंपनी थी, और ये आपको असर दिखेगा कि कैसे गवर्नमेंट की कंपनी काम करती है और कैसे ये धीरे 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 नीची जाती जाएगी। तो आइए चलते हैं हम लोग फ्रेंच कंपनी पे। देखिए, फ्रांसीसी कंपनी जो थी 1664 में फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। और ये इंपॉर्टेंट है कि लुई 14 के मंत्री कोलबर्ट ने किया, यानी कि उस टाइम फ्रांस के जो सम्राट थे वो लुई 14 थे, लुई 14वें थे, उनके मंत्री थे कोलबर्ट, उन्होंने किया। यह सरकारी व्यापारी कंपनी थी। यही मैं आपको तब से बताने की कोशिश कर रहा हूं कि जो फ्रेंच कंपनी थी और ब्रिटिश कंपनी थी, उसका पहला डिफरेंस अगर देखने को लिखने को कहा जाएगा तो एक गवर्नमेंट थी, एक प्राइवेट थी। एक में स्टेक था लोगों पब्लिक का, एक में स्टेक नहीं था इन्वेस्टर्स, प्राइवेट इन्वेस्टर्स का। तो इसका इंपैक्ट आपको दिखेगा भी। अब 1668 में सूरत में इन्होंने प्रथम व्यापारिक कोठी, इसके संस्थापक थे फ्रैंको कायरो। 1669 में इन्होंने भी मसूलीपट्टनम में दूसरी व्यापारिक कोठी खोली, और 1673 में वेलिकोंडपुरम के सूबेदार शेर खां लोदी से पुडुचेरी नामक गांव खरीदकर पौंडीचेरी की स्थापना की। अब आप ये देखिए, कलकत्ता की जो स्थापना हुई वो भी 3 गांवों को लेकर, और पुडुचेरी भी एक गांव था। पहले बीच में पौंडीचेरी नाम था, लेकिन शुरू में इसका नाम पुडुचेरी ही था। तो पुडुचेरी की स्थापना कर दी पौंडीचेरी की। अब देखिए क्या होता है कि इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन डिफरेंट होता है, तो वो इंडियन टिपिकल प्रोनाउंसिएशन को हटा के जो अपने कंफर्ट है उसकी उसकी स्पेलिंग लगा देते थे। शायद इसीलिए नामों में इस तरह के डिफरेंसेस आते थे। आइए चलते हैं कि फ्रैंको मार्टिन यहाँ फोर्ट लुई की स्थापना, यहाँ इन्होंने भी फोर्ट बनाया और इनके भी फोर्ट इंपॉर्टेंट है, आप ये नहीं भूलेंगे। 1693 ईस्वी में डचों ने पौंडीचेरी छीन लिया, परंतु 1697 ईस्वी में रिज्विक समझौते से पुनः प्राप्त हुआ। ये इंपॉर्टेंट है कि रिज्विक समझौता से क्या प्राप्त हुआ। 1674 में शाइस्ता खान ने बंगाल में चंद्रनगर नामक बस्ती दी, जहां 1690 से 92 के बीच कोठी स्थापित की गई। ठीक है। फोर्ट सेंट डेविड पौंडीचेरी से 18 मील, ये नोट में लिखा गया है कि फोर्ट सेंट डेविड पौंडीचेरी से 18 मील दूर एक अंग्रेज व्यापारिक केंद्र था। देखिए, पौंडीचेरी यहां पर फ्रेंच का राज है, और वहीं इससे ठीक 18 मील दूर फोर्ट सेंट डेविड यहां पर इंग्लिश कंट्रोल कर रहे हैं। तो राइवलरी तो थी। और देखिए, जो पहले बिजनेस करने आया है, बाद में बिजनेस करने वाले से उसे जलन, राइवलरी, कंपटीशन सब होगा, क्योंकि यहां पर सारी बातें इकोनॉमी बढ़ाने की थी। अच्छा, अगर हम बात करें तो पहला फ्रांसीसी गवर्नर जो था वो था फ्रैंको मार्टिन, ये आपने पहले देख लिया। अगर हम दूसरे की बात करें तो उसका नाम था जोसेफ फ्रांसिस डुप्ले। जोसेफ फ्रांसिस डुप्ले, डुप्ले साहब से आपको मुलाकात होती रहेगी। तीसरे की अगर हम बात करें तो तीसरे थे बुस्सी, बस्सी नहीं बुस्सी। चौथे की बात करें तो गोडेहो थे, गोडेहो। और लास्ट की बात करें तो फ्रांसिस्को डी लाली। जी हाँ, इनका नाम आएगा आगे, एक युद्ध में आएगा। तो आप ये नहीं भूलेंगे कि डुप्ले, बुस्सी, गोडेहो, लाली। कभी कभी क्या होता है पेपर्स में, वो आपको इन चारों के नाम और सीक्वेंस दे देते हैं कि कौन पहले आया कौन बाद आया। डुप्ले सबसे फेमस था, ये आप जानते हैं, डुप्ले फ्रेंच में सबसे फेमस था कि पहला दो जो फ्रांसीसी युद्ध हुआ था ना, मैं डुप्ले के बारे में अगर बताना चाहूं कि पहले दो फ्रांसीसी युद्ध, माफ कीजिएगा, कर्नाटक युद्ध से यह साबित हो गया था, जो हम अगले चैप्टर में पढ़ेंगे अगले में, कि पहले दो कर्नाटक युद्ध ने डुप्ले को एक अच्छा डिप्लोमेट साबित कर दिया था। तो याद रखिएगा कि डुप्ले जो था, डुप्ले बहुत इंपॉर्टेंट गवर्नर था फ्रांसीसियों के लिए। तो आज के लिए इतना ही। हमने पढ़ा कि कैसे अंग्रेज भारत आए, किस तरह से उन्होंने अपनी व्यापारिक इकाइयां स्थापित की, कैसे उनके पीछे 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 फ्रेंच भारत आए, उन्होंने अपनी इकाइयां स्थापित की, क्या डिफरेंसेस थे। और उसके पहले हमने पढ़ा किस तरह से जो आपको पोर्तुगीज क्या लाए थे और डचों को किस बिजनेस में इंटरेस्ट था। इसी के साथ अब आपसे इजाजत चाहेंगे, मिलते हैं। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, रिवीजन कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।